अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी हमने स्टार्ट किया था। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके टूल्स क्या हैं, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो उसमें कुछ चीज़ पूछनी है किसी ने, कोई एनीथिंग टू आस्क? आगे शुरू करेंगे तो उसके ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, उसके इंस्ट्रूमेंट्स। जी जी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है उसके हमने देखे थे, उसकी पढ़ी थी डेफिनेशन कि इसमें मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है। मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट। सो ये मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना, या इन अदर वर्ड्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इसकी दो टाइप्स हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि मनी सप्लाई रिड्यूस की जाती है ताकि डिमांड कम हो सके, या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है ताकि डिमांड इंक्रीज हो सके, या फिर इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। दोनों सूरतों में इसका इफेक्ट जो होता है वो एग्रीगेट डिमांड के कम होने की सूरत में होता है। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ी थी, ये होती है कि अगर गवर्नमेंट की चाहती है, सेंट्रल अथॉरिटी चाहती है कि एग्रीगेट जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इंक्रीज किया जाए, तो फिर ये अकोमोडेटिंग पॉलिसी लगाती है, इंटरेस्ट रेट को सेट किया जाता है उस तरह से। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी में ये होता है कि इसका किसी किस्म का कोई इफेक्ट इन्फ्लेशन या ग्रोथ के ऊपर नहीं पड़ता। इसके ऑब्जेक्टिव्स प्राइस स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी हैं। इसके टूल्स हमने पढ़े थे दो तरह के, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल हमने पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व रेशियो, फेडरल फंड रेट एंड सेलेक्टिव कंट्रोल्स। और जो क्वालिटेटिव कंट्रोल हम आज पढ़ेंगे वो फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट रेशनिंग है, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव, डायरेक्ट एक्शन, मॉडल सोल्यूशन एंड पब्लिसिटी। जो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में हमने पहले पढ़ा था ओपन मार्केट ऑपरेशन, उसमें हमने देखा था कि जो सेंट्रल बैंक है वो ओपन मार्केट में बॉन्ड, सिक्योरिटीज और उसके जो सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, ट्रेजरी बिल्स वो सेल और बाय करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को बढ़ाना हो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी हो, तो वो जो बॉन्ड्स है उसको बाय करेगा। अगर उसको कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है, मतलब मनी सप्लाई को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो वो बॉन्ड को सेल करेगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था इसमें हमने देखा था बैंक रेट पॉलिसी या डिस्काउंटेड पॉलिसी। ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि स्टेट बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से जब वो उससे लोन लेते हैं। इसमें हमने देखा था कि अगर इंटरेस्ट रेट या बैंक रेट कम हो जाए तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, बैंक रेट ज़्यादा हो जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाती है, दोनों में इंडायरेक्ट रिलेशनशिप। इसके हमने डायग्राम पिक्चर भी देखी थी कि अगर इंटरेस्ट डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट बढ़ाते जाएं तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर ये कम करते जाएं तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हमने देखा था रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो क्या होती है? वो एक सर्टेन डिपॉजिट होता है जो कि हर कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास जरूर रखवाना पड़ता है, एक सर्टेन परसेंटेज। इसका इम्पैक्ट भी मनी सप्लाई के ऊपर नेगेटिव पड़ता है। अगर रिजर्व रेशो बढ़ा दी जाएगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, रिजर्व रेशो कम कर दी जाएगी तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए अब ये डायग्राम से नजर आ रहा है हमें कि अगर रिजर्व रेशो कम करते जाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, लोन आपको ज़्यादा अवेलेबल है। और अगर मनी सप्लाई को अगर रिजर्व रेशो को बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोन कम हो जाएगा, और लोन बहुत सारे लोगों को लोन से इनकार कर दिया जाएगा। फेडरल फंड रेट ये मैंने बताया था आपको, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा होता है। तो ये भी, इसका भी इम्पैक्ट मनी सप्लाई के ऊपर नेगेटिव पड़ता है। अगर फेडरल फंड रेट ज़्यादा होगा तो लोन लोग कम लेंगे और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, अगर फेडरल फंड रेट कम होगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स, ये हमने देखा था कि मैंने बताया था आपको कि इन सब के अलावा जो हमने पहले पढ़े हैं, सेंट्रल बैंक कुछ और सर्टन मेजर्स लेता है जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल होता है, या मनी सप्लाई या लोन दूसरे वर्ड्स में कंट्रोल किया जाता है। वो सारे मेजर्स जो हैं दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो यहाँ तक किसी ने कुछ पूछनी है तो बताएं।
जी एनीथिंग टू आस्क? हेलो, किसने कुछ पूछना है इसके बारे में? जी वलीद, क्वेश्चन है या आगे चलें? हेलो फजल जाने दे। जी, एनीथिंग Yes, टू sir. आस्क? कुछ पूछना है? No, sir. नो अच्छा, सर। आगे नेक्स्ट हमने पढ़ना है दैट इज क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? ये एग्जैक्ट क्वांटिटी को तो कंट्रोल नहीं करते मनी सप्लाई को, लेकिन ये उसका इफेक्ट जरूर पड़ता है इसका क्वालिटेटिवली मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के ऊपर। इसमें ये 6 किस्म के यूजुअली जो टूल्स हैं, एक फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एक क्रेडिट राशनिंग है, और एक ये कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सॉल्यूशन एंड पब्लिसिटी। इसकी डिटेल मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, शायद मैंने की भी दी है। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले आता है फिक्स मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है? द मार्जिन रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ लोन अमाउंट विच इज फाइनेंस्ड बाय द बैंक। लोन अमाउंट का वो हिस्सा जो कि बैंक फाइनेंस करता है, लोन अमाउंट का वो हिस्सा जो कि बैंक फाइनेंस करता है इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको कि लेट से आपने अगर बैंक से लोन लेना है, और आमतौर पे हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक मेरे को आते हैं गिरवी कह लें इसको, आपके जी गोल्ड्स के अगेंस्ट लेना है या घर के अगेंस्ट लेना है। तो घर की वैल्यू अगर आपकी फर्ज करो 50 लाख है, तो बैंक आपसे कहता है जी आपकी घर की मार्केट वैल्यू जो है वो 50 लाख है, और हम इसके ऊपर आपको 50 लाख नहीं बल्कि 40 लाख तक लोन दे सकते हैं। वो जो 10 लाख वो लोन नहीं दे रहे हैं आपको, दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। वो रिक्वायरमेंट है स्टेट बैंक की तरफ से। स्टेट बैंक की तरफ से उनको ये ऑर्डर है कि जी आपने 50 लाख वाले घर के ऊपर सपोज आपने 40 लाख लोन देना है, 50 लाख नहीं देना। होना तो ये चाहिए कि जितनी की उसकी वैल्यू है उसके अगेंस्ट उतना ही लोन मिलना चाहिए, उतना जितना गोल्ड है, अगर 1 लाख का गोल्ड है उसके अगेंस्ट 1 लाख की लोन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो डिफरेंस है कि वो जो 1 लाख के घर के ऊपर आपको 70 लाख या ऐसा 80 करते लाख क्यों है? मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्यों करते? मैं बता रहा हूँ। तो वो जो डिफरेंस है वो क्यों है? वो बिकॉज सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि 1 लाख वाले की वर्थ के ऊपर आपको 80 लाख से 80,000 से ऊपर लोन ना दिया जाए, 20,000 रुपया का मार्जिन रखा जाए। वो दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब उसका ये होती क्यों है ऐसे? इसलिए होता है कि बिकॉज सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि लोग लोन कम लें, मतलब अनप्रोडक्टिव लोन जो है वो कम हो, अननेसेसरी लोन्स कम ले लोग। मतलब अगर किसी ने अगर लग्जरी के लिए गाड़ी लेना है कि जी गाड़ी खरीदनी है आपने, कोई उस तरह का लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए लोन लेना है, तो वो डिस्करेज हो। सिर्फ वही उन्हीं सेक्टर्स को लोन दिया जाए जो ज़रूरी है, नीडी सेक्टर्स। मतलब किसी ने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना है, किसी ने फार्मर ने लोन लेना है, तो उसके लिए लोन दिया जाए। अननेसेसरी जो लोग लोन ले रहे हैं अपने लग्जरीज के लिए, एंजॉय करने के लिए, वो कम हो जाए। ठीक है। तो वालेकुम सेंट्रल बैंक, सलाम। हाँ, सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जी इसकी रिक्वायरमेंट, अब ये इसकी रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जी ये लोग लोन ज़्यादा लें, बेशक लग्जरी के लिए लें या आम जरूरत के लिए लें, तो वो रिक्वायरमेंट कम कर देगा। ठीक है जी 1 लाख रुपए गोल्ड है, उसके अगेंस्ट आप 90,000 तक लोन दे सकते हो। पहले 80 था, आप 90 कर दिया, रिक्वायरमेंट कम कर दी। इसका मतलब लोन अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जी नहीं हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो मार्जिन बढ़ा देगा। ठीक है जी, पहले 80,000 था, आप उसको 70 पे कर लो। क्या अब 1 लाख रुपए वर्थ अगर गोल्ड है तो उसके ऊपर आपने 70,000 से ज़्यादा लोन नहीं देना। तो रिक्वायरमेंट पहले 20,000 थी, अब 30,000 होगी। मतलब पहले 20% थी, अब 30% होगी। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये चेंज होगी। कैसे? जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है आपकी सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ये कम करना है। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, सेंट्रल बैंक चाहता है, तो फिर रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, गैप डिफरेंस कम हो जाएगा। और अगर मनी सप्लाई को वो अगर कम करना, ज़्यादा करना है, तो गैप कम हो जाएगा। क्लियर? क्यों जी, समझ आ गया?
ये प्लीज इसको समझ साइड आ से गया। इसको बंद कर दो, ये किसके माइक है। दूसरा है कंज्यूमर क्रेडिट सर ये बात नहीं आ रेगुलेशंस। रही है बड़ा। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, ये कंज्यूमर ये क्या होता है, ये आपको पता ही अक्सर कि आजकल, बल्कि इससे पहले बैंक्स बेशुमार आपको ऑफर करते हैं जी, आप अगर सपोज आपने गाड़ी लेनी है, आपने बाइक लेनी है, आपने लैपटॉप लेना है, आपने घर की चीज़ें होम अप्लायंसेस लेनी है, तो आप जनाब इजी इंस्टॉलमेंट से आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू या वैसे अपने अकाउंट्स के थ्रू आप ले सकते हो, और आप उसको 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में आप उसको पे कर सकते हो। दैट इज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कि कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनके लिए कंज्यूमर को फैसिलिटेट करते हैं बैंक्स जो हैं, उनको इंस्टॉलमेंट या हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू उनको फैसिलिटेट किया जाता है। अच्छा, इसमें फिर अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स परचेज करें, तो वो क्या करेगा, वो इनको मोटिवेट करेगा कमर्शियल बैंक्स को कि वो कंज्यूमर क्रेडिट ज़्यादा दें, कि आम जो कंज्यूमर है उसको ज़्यादा क्रेडिट्स दें ताकि वो ज़्यादा चीज़ें खरीदे, ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है वो बेहतर हो। आपको पता है जब डिमांड ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। सो अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जी मुल्क में मनी सप्लाई ज़्यादा हो, तो फिर वो ये जो क्रेडिट रेगुलेशंस हैं उनको आसान कर देता है। जी आपने आसान किस्तों पे चीज़ें देनी है लोगों को, 2 साल 3 साल 5 साल तक इंस्टॉलमेंट हो। आपने डाउन पेमेंट जो है, जैसे आपको पता है गाड़ी या कोई चीज़ लो तो डाउन पेमेंट इनिशियल होती है, वो डाउन पेमेंट कम ही ज़्यादा कर दी जाती है। ठीक है जी, अगर 15 लाख की गाड़ी है तो अगर डाउन पेमेंट 4 लाख थी, इसको कम करके 2 लाख कर दो ताकि ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदें। अगर ठीक है, और अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि नहीं हमने इसको स्ट्रिक्ट करना है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, डिमांड बढ़ गई है, इसको कम करना है, तो फिर वो ये चीज़ें सख्त कर देंगे। रेगुलेशंस, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सख्त करके, ठीक है जी आपने किसी को अगर इंस्टॉलमेंट में कोई चीज़ देनी है तो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी चाहिए। डाउन पेमेंट गाड़ी की 4 लाख थी तो बढ़ा के 6 लाख कर दो ताकि लोग कम गाड़ियाँ खरीदें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे क्रेडिट कंट्रोल होगा। अननेसेसरी जो क्रेडिट लोग लेंगे खासतौर पर कंज्यूमर गुड्स के हवाले से, वो कंट्रोल होने से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये चीज़ हेल्पफुल होगी। क्लियर जी, समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया जी। आगे नेक्स्ट में है कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। ये जो मैंने ऊपर 2 चीज़ें हमने गिनवाई, हमने देखी हैं कि जी मार्जिन रिक्वायरमेंट या कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये स्टेट बैंक की तरफ से डायरेक्शंस होती हैं। मतलब डायरेक्शन मीन ये वो चीज़ें हैं जिनको इनको ओबे करना होता है। ठीक है, स्टेट बैंक ने ऑर्डर दिया, डायरेक्टिव पास किया और कमर्शियल बैंक ने उनको ओबे करना होता है। अगर वो ओबे नहीं करते तो फिर क्या होता है, फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्शन होता है। ठीक है, सो कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने पिछले पढ़ा कि जी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, आपकी कंट्रोल कंज्यूमर क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करना है, आपने लोगों को क्रेडिट ज़्यादा देना है या कम देना है, किस सेक्टर को लोन ज़्यादा देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना है या इंडस्ट्री को देना है, बिजनेसमैन को देना है या कंज्यूमर को देना है। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, ये सारे सेंट्रल बैंक के डायरेक्टिव्स हैं। दीज आर ऑल डायरेक्टिव, डायरेक्शंस है जो को वो टाइम टू टाइम कमर्शियल बैंक को देता रहता है कि आपने ये करना है ये नहीं करना। ठीक है, but what do and what they don't shouldn't do, ये सारी these are all directives guide the commercial banks to frame their lending policy। अब अगर वो कमर्शियल बैंक्स इसकी बात नहीं मानते, किसी चीज को वायलेट करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर होगा डायरेक्ट एक्शन। फिर सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन लेता है उन बैंक्स के अगेंस्ट जो कि इसके जो डायरेक्टिव्स हैं उसको ओबे नहीं करते। वो पेनल्टीज भी हो सकती हैं, वो फाइन भी हो सकता है, वो मर्जिंग भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि वो उनको उनके बिल डिस्काउंट ना करे, उनको लोन ना दे सिक्योरिटीज बिल के अगेंस्ट। ठीक है, वो उनको उनकी बोरिंग रुक जाएगी, उनकी मनी सप्लाई, दे रिफ्यूज टू क्रेडिट सप्लाई द बैंक्स, उनको बैंक को पैसा देना बंद कर दे। तो इससे ये डिफरेंट पेनल्टीज जो कि कमर्शियल बैंक्स को फेस करनी पड़ सकती हैं अगर वो सेंट्रल बैंक्स की के डायरेक्शंस को ओबे फॉलो नहीं करते। मॉरल सोल्यूशन, इसके अलावा भी जो सेंट्रल बैंक है वो मॉरली भी कमर्शियल बैंक्स को गाइड करता रहता है कि व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुड नॉट डू, ताकि इट इंप्लाइज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन बैंकिंग सिस्टम विदाउट एनी स्ट्रिक्ट एक्शन। मतलब इस सूरत में बैंक अगर ये बात नहीं मानते तो ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता, लेकिन उनको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहता है। इट इज़ अ सजेशन टू बैंक्स, ये बैंक सजेशन होती हैं कि अगर आप ये बातें इन चीज़ों को फॉलो करोगे
तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं करोगे तो इट्स अप टू यू। इट हेल्प्स इन सस्टेनिंग क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। Commercial banks are informed about the expectation of the central bank through the monetary policy. So commercial banks guidance देता है, एडवाइस करता है उनको। ये एडवाइस है, ये डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन वो होती है जिसको ओबे करना जरूरी है, ये एडवाइस है। मर्जी है उनकी ओबे करें, मर्जी है उनकी ओबे ना करें, ठीक है। So these are the moral solution, morally उनको। जी जी, हेलो सर, ये सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। सर ये जो प्राइवेट बैंक है, मतलब कि अब अलाइड बैंक हो गया इसके, और बाकी एमसीबी वगैरह, जी जी, सर इनमें, और सर ये नेशनल बैंक जो पाकिस्तान का अपना बैंक है या स्टेट बैंक है, इनमें क्या फर्क होता है? प्राइवेट बैंक है वो ऑटोनोमस बैंक है, वो अपने नफे नुकसान के मालिक हैं, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, उसमें सेंट्रल बैंक का कंट्रोल तो है उस हद तक कि वो जी मॉनेटरी पॉलिसी की हद तक, लेकिन वो अपने नफे के नुकसान के खुद मालिक है। जबकि जो नेशनल बैंक है वो पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका नाम इसलिए है कि वो गवर्नमेंट उसको ओन करती है, वो सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में, जो कह लो वो सेंट्रल बैंक के डायरेक्ट कंट्रोल में है। उसको उसका नफा नुकसान जो है वो गवर्नमेंट फेस करेगी या सेंट्रल बैंक फेस करेगी, ठीक है। इसलिए उसको जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, सही सर। ठीक है। अच्छा, पब्लिसिटी क्या होती है? सेंट्रल बैंक टाइम टू टाइम अपने सारे जो डायरेक्टिव्स होते हैं, जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो उसकी डिफरेंट जो पॉलिसीज होती हैं, उनको टाइम टू टाइम वो पब्लिसाइज कर रहा होता है। आपको पता है अक्सर टीवी पे आ रहा होता है, बताया जाता है जी लोगों को जी होशियार रहें, कुछ लोग जो हैं वो जालसाज, जो फ्रॉड लोग हैं वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट का लालच देंगे तो आपसे पैसा लेंगे, आपसे पैसा जाएंगे। तो सेंट्रल बैंक टीवी पे भी और इस तरह प्रिंट मीडिया के ऊपर अखबार वगैरह में ये चीज़ें वो उसको पब्लिसाइज करता रहता है। और इस तरह और अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं वेरियस जो मंथली और ईयरली रिपोर्ट्स वो भी वो पब्लिश करता है, ताकि कमर्शियल बैंक्स और जो कंज्यूमर है उसके नॉलेज के लिए, ठीक है। सो दीज आर द क्वालिटेटिव टूल्स के जो कि यूज किए जाते हैं बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, टू कंट्रोल मनी सप्लाई, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। अब समझ आ गया सब? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओ सर सामान लाइने मार रहा है कोई यहाँ पे। नहीं, इस पे तो कोई नहीं है। वो शायद ये वाली जो कह रहे हो येलो, यस ये तो सर। मेरे पॉइंटर है ये करो। ओके अच्छा सर, मैंने अच्छा, कहा पता नहीं कौन पेन। नहीं ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अब ओके ये सर। हमने पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया हमने, बार बार हमने इसको डिस्कस किया कि जी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके जो सेंट्रल बैंक है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, या दूसरे वर्ड्स में वो एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगला सवाल हमारा आपके ज़हन में ये आ सकता है जी एग्रीगेट डिमांड को कैसे कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, या मॉनेटरी पॉलिसी से हम एग्रीगेट डिमांड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। या क्या रोल प्ले करती है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट एग्रीगेट डिमांड या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट करती है। सो इसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये हमारा क्वेश्चन ये है अगला कि हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड। मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड को कैसे इफेक्ट करती है? हमने जब याद है आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व पढ़ा था, उसमें हमने कहा था एग्रीगेट डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप क्यों होता है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी, वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और एक्सचेंज रेट इफेक्ट। इस क्वेश्चन में हमारा कंसर्न इसके साथ है, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट के साथ, ठीक है। हमने इसको देखना है, इसको हमने पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करेगा एग्रीगेट डिमांड को, या इन दी अदर वर्ड मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को, या मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट करती है एग्रीगेट डिमांड को। ये सारी चीज़ें तो वही हैं। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा मनी मार्केट से। आपको याद है हमने जो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट पढ़ा था वो हम थोड़ा सा सुपरवाइज कर लेते हैं। वो क्या था? इंटरेस्ट रेट इफेक्ट ये था कि जी अगर प्राइस
अगर प्राइसेस फॉल करेंगी तो डिमांड फॉर मनी वो भी फॉल करेगी, ठीक है। डिमांड फॉर मनी फॉल करेगी तो इंटरेस्ट रेट वो फॉल करेगा। जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो इन्वेस्टमेंट आपको पता है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इन्वेस्टमेंट राइज करती है, और जब इन्वेस्टमेंट राइज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड वो भी राइज करेगी, ठीक है। ये हमने पढ़ा था इसमें जो हमारा इंटरेस्ट रेट इफेक्ट था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। यही था कि प्राइस फॉल करती है अगर, तो उससे डिमांड फॉर मनी, क्योंकि पैसे की डिमांड कम हो जाती है, और जब पैसे की डिमांड कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो क्योंकि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव लिंक है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज हमें पता है कि एग्रीगेट डिमांड वो है y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। सो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो y एग्रीगेट डिमांड वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसको जरा हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने इसको जरा मनी मार्केट को देख लें। मनी मार्केट क्या होती है? मनी मार्केट में ये दो चीजें आपके सामने हैं। ये एक तो मनी डिमांड कर्व, ठीक है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, ये मनी सप्लाई कर्व है। मिनी मार्केट भी होती है। ये मनी मार्केट है, मिनी मार्केट नहीं है वो जो गुलबर्ग में, वो नहीं बात कर रहा। ये मनी मार्केट है, पैसे की मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट ये मनी सप्लाई कर्व है। मनी सप्लाई कर्व ये आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल है। क्यों? बिकॉज फेडरल बैंक ने मनी को, क्वांटिटी को फॉर द टाइम बीइंग उसको फिक्स कर दिया है, इसलिए ये वर्टिकल है। मनी डिमांड कर्व आपका नेगेटिवली स्लोप है। इस तरफ हम लेंगे इंटरेस्ट रेट, ये हमारा इंटरेस्ट रेट है वर्टिकल साइड पे, और यहाँ हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है। जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, और ये आपका इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है। दिस इज योर इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो दैट इज मनी मार्केट, जस्ट लाइक जैसे हमने वो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई वाला पर पढ़ा था। दिस इज द मनी सप्लाई, दिस इज मनी डिमांड, ठीक है। और जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज योर इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट है और ये क्वांटिटी है मनी की इस वक्त इकोनॉमी में, ठीक है। इस तरफ हम इंटरेस्ट रेट लेते हैं, इधर हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी। ये क्लियर हो गया? तो दैट इज मनी मार्केट। इसका मतलब ये है कि इस वक्त इकोनॉमी में ये वाला इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जो कि सपोज लेट्स से इट इज 5%, ठीक है। और इतनी क्वांटिटी जो है वो इस वक्त इकोनॉमी में मनी की सप्लाई हो रही है। जी क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर हो गया? दैट इज मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। हाँ जी, क्लियर है? हेलो, यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। एक बार समराइज करता अब हम हूँ। इंटरेस्ट को लिंक कर रहे हैं इसको डिमांड के साथ। ये आपके सामने डायग्राम है। इफेक्ट ऑफ, हमने देखना क्या है, हम देखना चाह रहे हैं इफेक्ट ऑफ मनी मॉनेटरी पॉलिसी ऑन एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट। पहले इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट देखेंगे, फिर देखेंगे कि मनी सप्लाई चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें आती हैं। Hence the analysis of interest rate effect on aggregate demand can be summarized. क्या चीज है? पहली, हाई प्राइस से मनी डिमांड बढ़ती है। मनी डिमांड बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड जो की जा रही है वो कम हो जाती है, एंड सो ऑन। कैसे? ये आपके सामने ये दो डायग्राम्स हैं, ठीक है। एक ये ए जो है दैट शोज मनी मार्केट जो भी हमने डिस्कस की, और बी दैट इज एग्रीगेट डिमांड का, जिससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं।
ये आपका मनी सप्लाई कर्व है, ये आपका मनी डिमांड कर्व है। इनिशियली आपका ये जो ब्लू लाइन है, आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम, जो हमने अभी पहले स्टडी किया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है जहाँ पे आपका ये मनी सप्लाई कर्व और ये आपका मनी डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमी में इस वक्त ये वाला इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है और इतनी क्वांटिटी, ठीक है। और लेट्स से इकोनॉमी में इस वक्त ये वाली प्राइस चार्ज हो रही है, P1 इज द प्राइस एंड Y1 इज द क्वांटिटी या एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब सपोज लेट्स से प्राइस बढ़ जाती है, लेट्स से एन इंक्रीज इन प्राइस फ्रॉम P1 टू P2, प्राइस बढ़ी P1 से P2 हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन, प्राइस P1 से P2 हो गई बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब इसका असर क्या पड़ा? जब प्राइस P1 से P2 हुई तो हमने अभी पीछे देखा है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ जाती है। तो डिमांड फॉर मनी, ये जो डिमांड कर्व ये वाला था, ये कर्व शिफ्ट करके ऊपर चला गया, ये हो गया रेड वाला कर्व बन गया, ठीक है। ये कर्व शिफ्ट कर गया और अब ये इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे बन गया। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, अब इक्विलिब्रियम चेंज होके ये यहाँ बन गया। और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि मनी सप्लाई पे तो इफेक्ट नहीं पड़ा, ओवरऑल क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है, लेकिन फर्क ये पड़ा कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया। वो इंटरेस्ट रेट R1 से बढ़ के वो हो गया R2, ठीक है। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट जब कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाती है। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो Y1 से कम होके चली गई Y2 के, Y1 से कम होके हो गई Y2 के। सो इस तरह से इंटरेस्ट रेट ने एग्रीगेट डिमांड को कम कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये, अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि सिंपली ये अगर ये चाहता है कि जी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए तो वो क्या करे, वो सिर्फ इस इंटरेस्ट रेट को किसी तरह से बढ़ा दे। कैसे बढ़ाए? रिजर्व रेशो से बढ़ा दे या डिस्काउंट रेट से बढ़ा दे। तो जब ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फौरन से ही इसका इफेक्ट ये आएगा कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने में ये चीज हेल्पफुल होगी। क्लियर? अच्छा, इसका ऑपोजिट अगर अगर सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जी हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, कीमतें गिर रही हैं, जैसे आज कोरोना वायरस की वजह से आपको पता ही है कि सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी रेट है उसको 8 पॉइंट तक कम कर दिया है। 13.75 तकरीबन 2 महीने पहले था, अब 8 पॉइंट है। इसका मतलब है सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया। अब जब इंटरेस्ट रेट R2 से R1 पे आ गया तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एग्रीगेट डिमांड आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जब एग्रीगेट ज्यादा हो जाएगी तो चीजों की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाएगी एंड सो। क्लियर है सबको? ये था इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट को छेड़ा जाता है तो उसका इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कैसे पड़ता है। क्लियर है सबको ये? जी बच्चों। सर कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर है सर, लेकिन ये मुझे डायग्राम की थोड़ी समझ नहीं आई। कहाँ से सर? ये फर्स्ट वाली डायग्राम सर, ये वाली, इस वन, ये मनी मार्केट की डायग्राम है, ये मनी सप्लाई कर्व है, ये मनी डिमांड कर्व है। मैंने आपको बताया कि इनिशियली ये जो आप इससे पहले हमने डायग्राम देखी है, ये वाली, ये जो डायग्राम, ये वही डायग्राम है, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने कहा कि इनिशियल इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर है, ठीक है। इनिशियल इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर बन रहा है। अब ये हुआ क्या कि मैंने कहा कि क्योंकि प्राइस बढ़ी तो डिमांड फॉर मनी बढ़ गई। जब डिमांड फॉर मनी बढ़ी तो क्या हुआ, आपका ये जो कर्व है डिमांड का, ये शिफ्ट कर गया अपवर्ड, ठीक है। तो राइट, पहले इंटरेस्ट रेट ये वाला चार्ज हो रहा था, पहले इंटरेस्ट ये वाला था, अब इंटरेस्ट रेट जो है वो ये हो गया, ये मैंने कहा। यस, ठीक है, समझ आ गया? हो गया क्लियर? चलो अच्छा, अब दूसरा हमने चीज देखनी है, वो देखना है हमने अभी हमने देखा इंटरेस्ट रेट के साथ कैसे मनी सप्लाई को
या एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है। अब हमने देखना है कि मनी सप्लाई का क्या रोल होता है। ये एक और डायग्राम हमारे सामने है, इसमें हम देखेंगे कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करके कैसे सेंट्रल बैंक जो है वो एग्रीगेट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। इसमें हमने देखना है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड शो। ये आपके सामने डायग्राम नजर आ रही है आपको। ये डायग्राम तकरीबन वही है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, स्टार्ट वही है आपका, वही मनी सप्लाई कर और मनी डिमांड कर। यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इस वक्त इंटरेस्ट रेट फर्ज करें R1 चार्ज हो रहा है, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी मनी की मार्केट में चल रही है, और ये आपका इनिशियल एग्रीगेट डिमांड कर्व है ब्लू वाला। ये जो ब्लू वाला कर्व है ये इनिशियल कर्व्स, ठीक है, और इस वक्त ये वाली प्राइस चार्ज हो रही है मार्केट में, प्राइस ये है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी Y1 है। एग्रीगेट डिमांड इज Y1। अब हुआ क्या, ये दूसरा टूल है। मैंने आपको पता ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के दो टूल हैं, एक इंटरेस्ट रेट, दूसरा मनी सप्लाई। पहले हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट को चेंज किया जाता है तो उससे एग्रीगेट डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट की बजाय मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज होगी। फर्ज करें सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई बढ़ा दी, नए नोट प्रिंट कर दिए, लोगों की सैलरीज बढ़ा दी, वेजेस बढ़ा दी, स्टाइपेंड दे दिए जनाब, सब्सिडीज दे दी एंड सो ऑन, और इससे जो मनी सप्लाई कर्व है ये आपका MS1 से शिफ्ट करके चला गया MS2 के ऊपर, ठीक है, और नया इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पे, जहाँ पे ये जो आपका रेड कर्व है मनी सप्लाई का लॉन्ग रन, ये वाला स्टेट, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका हो गया इस वक्त कम होके, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई है इकोनॉमी में, डिमांड चेंज नहीं हुई, तो इंटरेस्ट रेट वो फॉल कर गया। जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया तो आपको पता ही है कि जब इंटरेस्ट रेट फॉल करता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फॉल्स तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट राइजेस, ठीक है, इस और डिमांड, इंटरेस्ट रेट फॉल करता है, लोग पैसा बैंकों से ज्यादा लोन ले लेते हैं, तो डिमांड फॉर गुड्स राइजेस, ठीक है, इन द एंड एग्रीगेट डिमांड राइजेस, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर गया तो आपका ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व था ये शिफ्ट कर गया फ्रॉम AD1 टू AD2, ये ब्लू कर्व से ये चला गया रेड कर्व पे, ठीक है। लेकिन इससे इफेक्ट ये देखो क्या आया, प्राइस पे चेंज नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ कि एग्रीगेट डिमांड आपकी वो पहले से ज्यादा हो गई। अब प्राइस पे क्यों चेंज नहीं आया, प्राइस पे इसलिए चेंज नहीं आया कि जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट बढ़ी, मतलब चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, सप्लाई दूसरे वर्ड में ज़्यादा हुई। तो जब आपको पता है जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो फिर इसलिए प्राइस के ऊपर फर्क नहीं पड़ा, प्राइस वही रही है, बट आपकी जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड वो शिफ्ट हो गई है, वो Y1 से Y2 पे चली गई, वो पहले से ज़्यादा हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल बैंक चाहता था या अथॉरिटी चाहती थी कि जो लोग डिमांड ज़्यादा करें, तो उसका सिंपल हल ये किया उन्होंने कि जो मनी सप्लाई मुल्क में बढ़ा दी। अब अगर इसका रिवर्स केस ले लें, सेंट्रल बैंक चाहता है कि जी लोग डिमांड कम करें, महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीज़ों की लोग कम पैसा खर्च करें चीज़ों के ऊपर, तो फिर वो क्या होगा, वो इसका रिवर्स कर देगा, मनी सप्लाई कम कर देगी, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ा है ऊपर चला गया, ये दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाए। सो ये अनदर टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करके एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जी आपने मनी सप्लाई आपने प्राइसेस को कंट्रोल करना है और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल। यहाँ पे एक और मज़ीद चीज़ देख रहे हो, यहाँ प्राइसेस तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहाँ आउटपुट बढ़ रही है, और आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही। सो इसका मतलब है ये टूल शायद ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर रहा है कि इसमें प्राइसेस तो नहीं बढ़ रही लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही, ठीक है। सो दिस इज द केस जी, होपफुली क्लियर हो गया सबको। एनीथिंग टू आस्क जी बच्चों, किसने कुछ पूछना है?
नो सर। ओ सर सबको क्लियर हो गया ये? यस सर, सुन लिया। सबको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? जी एनीथिंग टू आस्क अजान, मदान, फजल वगैरह? नो सर। नो सर। नो सर नो। अच्छा आपको पता है आज आपका क्विज भी है, तो ये 2 o'clock पे ओपन हो जाएगा मूडल पे। ये जो वीक आप देखेगा, वीक 2 जून से 8 जून वाला वीक, उसके अंदर आपको मिलेगा क्विज 3 के नाम से। ठीक है, मूडल पे आप ओपन Moodle करोगे, पे? मूडल में लॉगिन करोगे तो उसमें जो आपके वीक आ रहे होते हैं उसमें 2 जून से 8 जून वाला वीक आपने देखना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो 2 जून से 8 जून वाले वीक में क्विज 3 के नाम से वो 2 बजे एग्जैक्टली वो ओपन हो जाएगा, आधे घंटे के लिए। 20 मिनट का क्विज है और वो सिंपल है, एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स है। ठीक है, तो वो 10 मिनट में Okay, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सो होप आज का ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो